राजनीति विज्ञान के मिनी मॉक सीरीज़ के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम लोग संवैधानिक विकास और राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण 25 अन्य प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, एमजी रनाडे। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका लोकमान्य तिलक हो जाएगा। और जो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी उसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। जोसेफ बैप्टिस्टा। और जो सचिव थे वो एनसी केलकर थे। दूसरी तरफ 1916 में ही एनी बेसेंट ने भी होम रूल की स्थापना की थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान भी रही थी और 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। और 1917 में ये महिला अध्यक्ष बनी थी, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव हुआ। मतलब महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव भारत में कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को प्रथम अनुभव हुआ। जो यह चंपारण में तिनकठिया पद्धति थी एक। इसमें क्या होता था, जैसे 1 बीघा जो ज़मीन होता है, 1 बीघा ज़मीन में 20 कट्ठा होता है। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने यह नियम लगा दिया था कि मतलब इसमें से 3 भाग पे आपको नील की खेती ही करनी है। तो इसी के खिलाफ ये एक चंपारण सत्याग्रह एक किसान के पक्ष में आंदोलन था जो गांधी जी ने किया था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय ईसाई के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? तो दोस्तों, आप लोगों को यह पता ही होगा कि मार्ले मिंटो जो 1909 का एक्ट था, इसमें मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लाया गया था। और 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया, जिसे चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं, तो उसमें यह प्रावधान आया जिसमें सिख, यूरोपियन और भारतीय ईसाई के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को आगे बढ़ाया गया। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। यानी कि यह पूछ रहा है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली कब लागू किया गया था? तो दोस्तों, यह 1919 के अधिनियम में लागू किया गया था। 1919 के अधिनियम में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं या सुधार, तो इसमें किया गया था कि प्रांत के जो विषय थे उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। एक तो था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। तो इसमें जो आरक्षित विषय थे वह गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के पास ही थे और हस्तांतरित विषय जो विधायिका के चयनित सदस्यों के पास थे। तो कहीं ना तो इसमें गवर्नर को एक सुप्रीमेसी प्राप्त हो जाती थी कि किसी भी विषय को वो आरक्षित रख सकता था। यह प्रणाली लगभग 9 प्रांतों में यह 1921 से 1937 तक चलता रहा, जिसमें बंगाल में यह 1924 से 1927 तक इस पे मतलब ये निलंबित रहा। और मध्य प्रांत में 1924 से 26 तक यह निलंबित रहा। बाकी राज्यों में ये जो भी बाकी प्रांत थे वहाँ पे 1937 तक ये चलता रहा। भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में से किस पर आधारित था? तो दोस्तों, अभी यह पिछले क्वेश्चन में बताया, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
रिपोर्ट पर आधारित था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। इसके इसको लाने का जो मेन कारण था वो राष्ट्रीय मूवमेंट के अंतर्गत जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए लाया गया था। और यह जो एक्ट था वो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने 17 मार्च 1919 को अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही रॉलेट एक्ट को लागू किया गया, ये कानून आया। इस कानून का बहुत विरोध हुआ, इसे काला कानून भी कहा गया, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। तो इसका जो मेन जो कानून का जो मेन मोटिव जो था, या इसका जो मेन कानून यह था कि जो अंग्रेजी सरकार है वो किसी को भी बिना मुकदमा चलाए ही अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकती थी। अब आप समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य सीधा था कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधि या अंग्रेजों के खिलाफ यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसको आप आराम से जेल में रख सकते हैं और उसकी आवाज़ को दबा सकते हैं। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया? दोस्तों, 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया तो उसके खिलाफ जो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया और ये पूरे देश में यह काफ़ी सफल रहा। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को जो एक जन संगठित आंदोलन का जो रूप लिया राष्ट्रीय आंदोलन ने, वह 1919 में लिया। खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक जो उद्देश्य था वो तुर्की खलीफा को समर्थन प्रदान करना था। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट यह सुमेलित है। यहाँ पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? जिन्ना खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों, जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है, क्योंकि जिन्ना खिलाफत आंदोलन को जो खिलाफत आंदोलन जब वो राष्ट्रवादी थे तो उसके राजनीतिकरण के विरोध में थे। वह नहीं चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा जाए। तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर बी सही होगा। गांधी चंपारण सत्याग्रह ये भी ठीक है, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी ठीक है, ये 1939 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 हो गया और नेहरू रिपोर्ट 1928 हो गया। 1919 के जालियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी वह जानी जाती है। तो दोस्तों, 1919 का जो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका तिथि जो था वह 13 अप्रैल 1919 था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। और इसकी जांच हंटर समिति, ठीक है, हंटर समिति का गठन किया था। हंटर समिति ने मार्च 1920 में अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में उन्होंने दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया था। असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं थीं। असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं थीं। नामित पदों से त्यागपत्र, ये था। विधायिका का बहिष्कार, ये भी था। न्यायालयों का बहिष्कार, ये भी था। सरकार के बकाया करों का भुगतान, ये सूची में शामिल नहीं थी। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 बी। नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन एक संस्तुति नहीं की गई थी? भारत अन्य अधिराज्यों की तरह माना जाना चाहिए। इसमें प्रश्न में है कि कौन एक संस्तुति नहीं की गई थी। भारत एक अन्य राज्यों अधिराज्य की तरह माना जाना चाहिए। केंद्र में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी। संसद द्विसदनात्मक हो। सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत हो। तो इसमें सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत हो ऐसा नेहरू रिपोर्ट में नहीं कहा गया था। नेहरू रिपोर्ट की जो प्रमुख जो मांगे थी अगस्त, ये आप डेट याद रखेंगे कि अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था और इसकी जो मुख्य मांगे थी उसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान,
संयुक्त निर्वाचन मंडल, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, मौलिक अधिकार की व्यवस्था, अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुस्लिम को आरक्षण, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को। तो ये कुछ और भी थे, ये कुछ मेन जो प्रावधान थे वो नेहरू रिपोर्ट में ये मेन प्रावधान थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार नेहरू रिपोर्ट में भी था और भारतीय संविधान में लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, तो यह सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में मूल अधिकारों का उल्लेख था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार सम्मिलित थे। 1942 के क्रिप्स मिशन में मूल अधिकार सम्मिलित थे। तो ये तीनों ही गलत है, तो आपका आंसर पहला हो जाएगा। कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था? तो दोस्तों, लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस स्थान में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया और यह तय किया गया कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? तो दोस्तों, 1929 के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग की थी और पहली बार 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उसे प्रति वर्ष मनाने का भी निश्चय किया गया। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो दोस्तों, यह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था और गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ पूरी 24 दिन की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप में नमक कानून को भंग किया। किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी।